जनरलाइज में तो आती हैं ज्योग्राफी से रिलेटेड, जनरल ज्योग्राफी से रिलेटेड तो चीज़ें आती हैं, लेकिन इनको हम साइंस में भी इंक्लूड करते हैं और एवरीडे साइंस। तो उसमें जो सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट और बहुत ही कम्प्रिहेंसिव टॉपिक है वो इन्वायरमेंट है, उसके कंपोनेंट्स और इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है। ये तीन चार चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो आज इनको डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपको मैं थोड़ा सा ब्रीफ एनवायरनमेंट के बारे में बताऊंगा, उसके बाद उसके जो मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं और एनवायरनमेंट हमारा किस तरह डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसके कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, कौन सी चीज़ें मिला के एनवायरनमेंट बनती हैं, फिर उसके इंपॉर्टेंट जोन्स कौन से हैं और वहाँ पे क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम एनवायरमेंटल पोल्यूशन, वो भी डिफरेंट टाइप किस्म की होती है, उनके फिर फैक्टर्स कौन से हैं, मेन जो एनवायरमेंटल। बेटा क्या हुआ, आप उस पर लिख रहे हैं कुछ? ठीक है, थोड़ा सा अवॉइड करें, जो स्क्रीन पे कुछ ना लिखें। ठीक है, मैं भी कोशिश करता हूँ कि स्क्रीन पे कुछ ना लिखूं, ताकि कुछ चीज़ें जो आपके पास सामने लिखी हुई हैं वो क्लियर नज़र आएँ। उसके बाद फिर कुछ चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि ये आपको वीडियो लेक्चर मिल जाते हैं तो आपके लिए अच्छा यही होता है कि आप बाद में अगर कोई चीज़ें अभी नोट नहीं कर पा रहे तो बाद में फिर आप उनको सुन के अपने पास नोट भी कर सकते हैं। आप 2 बार 4 बार भी वीडियो देख सकते हैं, मसला नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पार्ट 1 हमारा जो होगा वो इन्वायरमेंट होगा। ठीक है, उसके बाद पार्ट 2 हमारा जो होगा वो पोल्यूशन के बारे में होगा। तो सबसे पहले हम इन्वायरमेंट को डिस्कस करते हैं। बेटा, सबसे पहले हम डिस्कस जब करेंगे इन्वायरमेंट, तो इन्वायरमेंट बेसिकली इकोलॉजी फील्ड है साइंस की, उसके अंदर आता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको इकोलॉजी की डेफिनेशन, कभी कभी जो ईडीएस में साइंस की कुछ ब्रांचेस होती हैं उनकी डेफिनेशन भी दी जाती है। ठीक है, तो पूछा जाता है कि ये ब्रांच है कौन से सब्जेक्ट से, कौन सी फील्ड से डील करती है। तो इसलिए इकोलॉजी इकोलॉजी बेसिकली इज द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स एनवायरनमेंट एंड हाउ द ऑर्गेनिजम्स इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड देयर एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट और जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके आपस के दरमियान जो भी इंटरेक्शन होता है और उनकी आपस में जो भी ज़रूरियात हैं, जो भी प्रोसेसेस होते हैं, सारे जो प्रोसेस होते हैं उनकी स्टडी हम इकोलॉजी में करते हैं। ठीक है, उसके बाद एनवायरनमेंट एनवायरनमेंट बेसिकली है क्या कि जो इंसान है, ह्यूमन बीइंग है, उसके सराउंडिंग में, उसके आसपास जितने भी प्रोसेस हो रहे हैं, जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं, चाहे वो फिजिकल चीज़ें हैं, बायोलॉजिकल चीज़ें हैं, ठीक है, और जितने भी ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं, वो सारे के सारे उसका एनवायरनमेंट बनाते हैं। एनवायरनमेंट इज बेसिकली होल फिजिकल एंड बायोलॉजिकल सिस्टम अराउंडिंग मैन। ठीक है, मैन कह लें या ह्यूमन कह लें, तो उसमें फिर जितने भी फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, उनके जितने भी इंटरेक्शंस होते हैं, प्रोसेसेस होते हैं, वो सब एनवायरनमेंट में आते हैं। अब एनवायरनमेंट के अंदर दो चीज़ें होती हैं, ये आपने याद रखना है। ये सवालात आते हैं एमसीक्यूज, इस तरह के भी सवाल आते हैं कि बायोटिक और जो एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं। आपको बायो बायो का वर्ड पता है? बायो का मतलब होता है लाइफ। ठीक है, ए मीन्स नॉट, ऐसी चीज़ें जो लाइफ से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, और बायोटिक फैक्टर्स ऑब्वियसली वो बायो मीन्स लाइफ आ जाता है। तो एक जो एबायोटिक फैक्टर्स हैं वो कौन से हैं? सॉइल, एयर, वाटर, लाइट, टेम्परेचर। अब देखिए, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि ये लाइफ से रिलेटेड तो हैं, लेकिन इनमें खुद लाइफ नहीं है। इसको हम एबायोटिक कंपोनेंट्स नहीं कह सकते, इसलिए ये ए मीन्स नॉट, बायो मीन्स लाइफ, जिनमें खुद जिंदगी नहीं है। ठीक है, तो एबायोटिक फैक्टर्स हैं। उसके बाद कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं बायोटिक हैं, जैसे उनमें इंक्लूड करते हैं प्लांट्स, एनिमल्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब देखें, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिनमें खुद उनके अंदर लाइफ मौजूद होती है। ठीक है, तो बायोटिक फैक्टर्स और दूसरे एबायोटिक फैक्टर्स। आगे फिर ये किस तरह इनका इंटरेक्शन होता है, वो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। तो आपके अभी ये चीज़ें जो हैं वो याद रखने की हैं और कुछ समझने की भी हैं। अब हमारा जो इन्वायरमेंट है उसके बेसिकली जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स, इन्वायरमेंट बनता किन चीज़ों से है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स का मतलब है कि इन्वायरमेंट के कौन से मेन कंपोनेंट्स हैं जिन चीज़ों को मिला के इन्वायरमेंट बनता है। अब उसमें उनको अगर कैटेगराइज किया जाए तो फिजिकल, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो फिजिकल हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बायोलॉजिकल हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सोशल हैं। तो तीनों कैटेगरीज को हम एक एक करके पढ़ेंगे, उनके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया हो जाएगा कि इन्वायरमेंट किन चीज़ों को मिला के बनाते हैं या बनता है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि फिजिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ये जो इन्वायरमेंट है
उसकी फिजिकल जो कंपोनेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं। अब इसमें आप देखें कि सबसे पहले सॉइल, वाटर, एयर, क्लाइमेट, टेम्परेचर, अब ये सारी चीज़ें मिला के हमारा जो फिजिकल इन्वायरमेंट बनता है। ठीक, उसके बाद फिर अब इनको हम बायोटिक कंस्टिट्यूएंट्स भी कहते हैं, बायोटिक फैक्टर्स भी कहते हैं कि ये सारी चीज़ें जो जिनमें लाइफ नहीं है लेकिन ये सारी चीज़ें मिला के इन्वायरमेंट बनाती हैं। तो अगर आपसे फिजिकल कंस्टिट्यूएंट्स के बारे में पूछा जाए या फिर अबायोटिक फैक्टर्स के बारे में पूछा जाए तो दिस इज सेम थिंग, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और उनमें कौन से कंपोनेंट्स हैं? सॉइल, वाटर, एयर, क्लाइमेट, टेम्परेचर, इवन हमारी जो लाइट है, इलेक्ट्रिसिटी है, लाइट फिर ये नॉर्मली जो है वो सोलर वाली लाइट होती है, ठीक है। This part of environmentally determines the type of habitat or living conditions of the human population. Human population इंसान जहाँ पे भी रह रहे हैं, बेसिक ज़रूरी नहीं कि इंसान, इसमें हमारे जो एनिमल्स भी होते हैं उनकी जो लिविंग कंडीशंस है वो किस तरह मैटर करती है। फॉर एग्जांपल क्लाइमेट कहीं गर्म है, कहीं पे ठंडा है, तो जाहिर है वहाँ पे जो ह्यूमन पॉपुलेशन है या एनिमल्स रहते हैं तो वो उन्होंने डिफरेंट कंडीशंस उनकी होती हैं। फिर इसी तरह अगर एनवायरनमेंट वाटर वाला है तो वहाँ पे जो एनिमल्स रहती हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स और उनकी जो लिविंग स्टैंडर्ड्स कंडीशन सारी डिफरेंट होती हैं। अगर कुछ चीज़ें सॉइल पे, एनिमल सॉइल पे रह रहे हैं तो ऑब्वियसली उनकी लिविंग कंडीशंस और स्टैंडर्ड्स डिफरेंट होते हैं। इसी तरह सारी चीज़ें, अब एक एक इतना ज़्यादा डिटेल में जाने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि ये फिर बायो और बायोलॉजी और उससे रिलेटेड चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। एनवायरनमेंट इकोलॉजी सारी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपने बेसिक, हमारा जो मेन फोकस है एनवायरनमेंट है तो इसीलिए हम थोड़ा सा कुछ टर्म्स अगर उसमें आएंगे तो वो हम डिस्कस करते जाएंगे। अदरवाइज आपने सिर्फ एनवायरनमेंट और उससे रिलेटेड जो मेन चीज़ें हैं वो, क्योंकि देखें इम्तिहान में जो सवाल पूछे जाते हैं वो इतना डीप में नहीं होते हैं। नॉर्मली वो जो है ना, ऐसा समझ लें कि थॉरो नॉलेज होती है, वो आपके पास होनी चाहिए। अब अगर इतना ज़्यादा डीप में क्वेश्चन आ जाता है, आपने पढ़ा हुआ है तो अच्छी बात है, अगर मिस भी हो जाता है तो उसकी फिर इंसान को टेंशन या परेशानी नहीं होती, ठीक है। फिजिकल कंस्टिट्यूशन, जो फिजिकल कंस्टिट्यूएंट्स हैं एनवायरनमेंट के, जो फिजिकल कंपोनेंट्स हैं उनको अगर हम डिवाइड करें, उनको अगर हम कैटेगराइज करें तो वो फिर तीन कैटेगरीज में आ जाती हैं। उसमें एटमॉस्फेयर है, ठीक है, जिसमें हम नॉर्मली हमारी गैसेस हैं। उसके बाद हाइड्रोस्फीयर है, जो लिक्विड कंपोनेंट्स हैं, जितनी भी लिक्विड चीज़ें हैं वो आ जाती हैं हाइड्रोस्फीयर में, जिसको हम सिंपल कह लें, अगर पानी है या वाटर है, वाटर वेपर्स हैं, ठीक है। उसके बाद लिथोस्फीयर, जो सॉलिड चीज़ें हैं। अब हम जो हमारा एनवायरनमेंट है उसके फिजिकल जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं, जो कंपोनेंट्स हैं, उसको हम डिवाइड करते हैं, अगर कैटेगराइज करते हैं तो तीन कैटेगरीज हमारे पास आ जाती हैं। एटमॉस्फेयर जो मेनली गैसेस की कंपोजिशन है, ठीक है। हाइड्रोस्फीयर लिक्विड है। उसके बाद लिथोस्फीयर जो सॉलिड चीज़ें हैं। अब अगर यहाँ पे थोड़ा सा आप अपने माइंड को ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे तो आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल देखना चाहें कि एटमॉस्फेयर के अंदर गैसेस हैं। गैसेस आपको पता है कि नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, और उसके अलावा जो मेन मेन कंपोनेंट्स चाहिए, हाइड्रोजन है, उसके बाद हीलियम और दूसरी जो ट्रेस अमाउंट्स में गैसेस हैं। इसलिए जब हम हाइड्रोस्फीयर की बात करते हैं तो हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रो वर्ड से भी क्लियर हो जाता है कि लिक्विड, लिक्विड मोस्टली यहाँ पे है आइदर वाटर या फिर वाटर वेपर्स, या फिर ऐसा भी है कि वाटर जो है वो आइस की शक्ल में हमारे पास जो मौजूद है हमारी इसमें एनवायरनमेंट में। फिर इसी तरह लिथोस्फीयर की बात करते हैं, जब हम सॉलिड कंपोनेंट्स, तो आपके जहन में सॉलिड कंपोनेंट्स कौन से आते हैं? सॉलिड कंपोनेंट्स, रॉक्स, ठीक है, ज़मीन के ऊपर जो, या ज़मीन के ऊपर या ज़मीन के अंदर वाले तहों में जो रॉक्स बने हुए हैं, ठीक है। रॉक्स बेसिकली, या फिर इस अगर हम इसको ट्रीज वगैरह की जो कंसेप्ट है वो भी आ जाती है, तो अदरवाइज जो मेन कंपोनेंट है इसका वो रॉक्स है। तो गैसेस आपको आइडिया आ गया, ठीक है। लिक्विड, वाटर या वाटर वेपर्स हमारे एटमॉस्फेयर में। दूसरा थर्ड जो है वो लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर का मतलब है कि जो रॉक्स हैं, जो ज़मीन को अपनी जगह मजबूत करने में और बनाने में और वहाँ पे एक जगह पे रुकने में मदद दे रहे हैं, ठीक है, वो जो रॉक्स हैं, ठीक है। अब इनकी जो थोड़ा सा ब्रीफ हम आगे पढ़ लेंगे डिटेल कि क्या है। बायोलॉजिकल कंस्टेंट, अच्छा ठीक। इन्वायरमेंट के जो तीन कंस्टेंट्स है उसमें फिजिकल हमने थोड़ा सा देख लिया, उसके बाद हम आते हैं बायोलॉजिकल कंस्टेंट पे। बायोलॉजिकल कंस्टेंट इन्वायरमेंट के क्या हैं? जिनको हम बायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं, जिनमें खुद लाइफ है, जो इस इन्वायरमेंट में रहते हैं, इन्वायरमेंट से फ़ायदा उठाते हैं, और बकिया सारी चीज़ें, बकिया जितने भी अबायोटिक फैक्टर्स हैं वो बायोटिक फैक्टर के साथ इंटरेक्शन में आते हैं, ठीक है। दिस कंपोनेंट कंसिस्ट ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। अब इस अर्थ के अंदर, अर्थ अर्थ सरफेस के अंदर
जितनी भी चीज़ें रहती हैं, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो प्लांट्स हों, चाहे वो एनिमल्स हों, और चाहे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हों, ये सारी चीज़ें मिला के बायोलॉजिकल कंपोनेंट हम कहते हैं इन्वायरमेंट का। ठीक है, और ऑब्वियसली बायोटिक और एबायोटिक का आपस में गहरा ताल्लुक है। जैसे मैंने आपको बताया कि जहाँ फॉर एग्जांपल अगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं, एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं जो ज़मीन पे हैं, तो उनका इंटरेक्शन जो एबायोटिक फैक्टर से होगा वो डिफरेंट होगा। और अगर कुछ चीज़ें एनिमल्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अगर वो पानी में हैं, तो ऑब्वियसली उनका इंटरेक्शन डिफरेंट होगा। ठीक है, इस तरह थर्ड फैक्टर है सोशल कंस्टिट्यूएंट्स। अब सोशल कंस्टिट्यूएंट बेसिकली क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल अगर कोई हम कहते हैं एक प्लांट है, एक एनिमल है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है कोई भी, तो जाहिर है वो एक एक करके तो आपस में यहाँ पे नहीं रह रहे, उनकी फिर आपस में ग्रुपिंग होती है, उनकी पॉपुलेशन होती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल बर्ड्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, ठीक है, इंसान है। अब ये सारी चीज़ें अकेली तो नहीं रहती, ये सारे एक ग्रुप की शक्ल में, एक पॉपुलेशन की शक्ल में आती हैं, रहते हैं यहाँ पे। तो उनकी आपस में फिर इंटरेक्शन होती है, क्योंकि ह्यूमन का भी कहा जाता है कि इंसान भी सोशल एनिमल है, लेकिन वो भी ऑब्वियसली अकेला तो नहीं रह सकता ना। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एक सोशल कंस्टिट्यूएंट है कि ये कंस्टिट्यूएंट, ये इसका मतलब ये है कि थोड़ा सा ये ब्रीफ समझ लें, इसमें समझ इसकी जो याद करने की इसमें कोई इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। जो फैक्टर्स याद करने वाले हैं वो थोड़ा आगे आएंगे। ये थोड़ा सा आपको ब्रीफ आइडिया देने के लिए, समझाने के लिए है कि जितने भी यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो ग्रुपिंग और एक पॉपुलेशन की शक्ल में है, फिर हर एक की कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो डिफरेंट है। ठीक है, और जितनी भी यहाँ पे पॉपुलेशन है उसमें से जो इंसान है वो मोस्ट इंटेलिजेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, इसी तरह ज़ाहिर है फिर वो इंसान क्या क्या चीज़ें करता है वो तो सब फिर वो देखते हैं आगे, जो पॉल्यूशन आएगी ऑब्वियसली वो भी फिर इंसान का ही सारा किया जा रहा है कि इंसान अपने लिए जो घर बना रहा है, अपने लिए जो कारखाने लगा रहा है, अपने लिए जो फूड बना रहा है, और जो उसके बाद फिर वेस्ट मटेरियल जो है वो रिलीज कर रहा है एनवायरनमेंट में, और इंडस्ट्रीज लगाई हुई हैं, वो सारे जो प्रोसेस कर रहा है अपनी लिविंग के लिए, तो उसके बाद फिर जो उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स पड़ते हैं वो फिर आगे हम फिर पॉल्यूशन में पड़ेंगे। अच्छा, जैसे अभी आपको मैंने बताया कि एनवायरनमेंट को जो है वो 4 जोन्स में तकसीम किया गया है। ठीक है, एटमॉस्फेयर, अपना हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर एंड बायोस्फीयर। सवाल थोड़ा सा आप गौर कीजिएगा कि एनवायरनमेंट के जोन्स किस तरह हैं, फिर हमारा जो एटमॉस्फेयर आएगा उसके फिर जो कंपोनेंट्स होंगे वो क्या हैं और किस तरह है, और उनके फिर जो लेयर्स हैं, ये सारी चीज़ें थोड़ा सा आप समझते जाइएगा कि जोन्स मतलब क्या है, किस तरह डिवाइड किए हुए हैं, उस सब अगर फिर लेयर की बात आएगी तो वो किस तरह डिवाइड किया हुआ है। अब अगर सवाल आ जाए कि एनवायरनमेंट के जोन कौन से हैं, तो आपने ये चीज़ें बतानी है कि एनवायरनमेंट के 4 जोन हैं। ठीक है, इसमें कोई स्पेसिफिक चीज़ नहीं है कि इतने किलोमीटर के बाद ये जोन शुरू हो जाएगा, इतने किलोमीटर के बाद ये जोन शुरू हो जाएगा, ऐसा नहीं, ये एक जनरलाइज्ड है कि कुछ जैसे मैंने बताया आपको कि एटमॉस्फेयर मतलब गैसेस, हाइड्रोस्फीयर का मतलब है कि उसमें सारे जो वाटर वाटर रिलेटेड कंटेंट जो भी है, लिथोस्फीयर मतलब सॉलिड। ठीक है, और फिर ये सारी चीज़ों को मिला के उसमें फिर बायोस्फीयर इसको जनरली नाम दिया गया है। ठीक है, अब इनका आपस में इंटरेक्शन रहता है, ऑब्वियसली जो डिफरेंट एलिमेंट्स कंपाउंड से एनर्जी एक दूसरे में वो फिर इंटरेक्शन होके और इंटर ट्रांसफर इनकी होती रहती है। हाइड्रोस्फीयर बेसिकली क्या है, पानी, सरफेस वाटर, और उसके जो सराउंडिंग में जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे उसके सराउंडिंग में कोई लिथोस्फीयर मतलब कोई रॉक आ रहा है, उसके सराउंडिंग में अगर कोई गैसेस आ रही हैं तो उनका उसके साथ इंटरेक्शन। ठीक है, उसके बाद ऑब्वियसली हाइड्रोस्फीयर जो है बड़ा वाइटल है, जो इंसान हो या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो उसकी सर्वाइवल के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और वाटर पोजेस नंबर ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज that help the molecule to act as a best suited medium for life activities. Obviously वाटर के बगैर तो कोई भी जो इंसान है या इवन लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो जिंदा नहीं रह सकता। ठीक है, तो वाटर की कुछ खुसूसियात हैं, कुछ ऐसी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं जिसके बगैर इंसान या लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिंदा रहने का तस्वर ही नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल अगर इंसान कोई चीज़ें खाता है, या बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंसान वैसे नहीं खा सकता या डाइजेस्ट नहीं कर पाता, उसके लिए वाटर की ज़रूरत पड़ती है। उसमें फिर कुछ चीज़ें डिज़ोल्व हो जाती हैं, इंसान फिर उनको यूज़ कर सकता है, इस्तेमाल कर सकता है। और इंसान के अंदर इवन ब्लड का या सर्कुलेशन का सिस्टम आगे हम पढ़ेंगे, इंसान के अंदर जितने भी तकरीबन कोई 11 बॉडी या ह्यूमन सिस्टम्स हैं, वो सारे वो सारे वाटर पे डिपेंडेंट हैं। ठीक है, अगर वो वाटर वहाँ पे ना मिले, वाटर ना हो, तो फिर इंसान के सारे प्रोसेस जो हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं और ह्यूमन बॉडी जो है सही से फंक्शन नहीं कर पाती।
ठीक है। और आपको पता है कि वाटर ऑब्वियसली इस दुनिया में इस अर्थ पे हमारे सरफेस पे बहुत ज़्यादा तादाद में पाई जाती है, अबंडेंट है। और अगर हम इसकी एग्जैक्ट सवाल पूछा जाए कि जो पानी है ज़मीन, तो हमारी जो यूनिवर्स है उसका कितना फीसद हिस्सा पानी से ढका हुआ है, तो ये सवाल या एमसीक्यू में आ जाता है। 71% वाटर होता है और 29% जो है वो तकरीबन 29%, 28.97% जो है वो फिर ज़मीन है। और बकिया जो थोड़ी सी ट्रेस अमाउंट रह जाती है उसमें फिर ग्लेशियर्स आ जाते हैं। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड लेयर है वो लिथोस्फीयर है। ठीक है। लिथोस्फीयर क्या है? बेसिकली जो क्रस्ट है ज़मीन का, जो आपको ऊपर वाला या फिर अंदर वाले जो तह नज़र आते हैं, ठीक है, जिसको हम माउंटेनस जो पार्ट भी कह सकते हैं। ठीक है। और उसके बेसिकली तीन पार्ट्स होते हैं, कोर होता है, मेंटल होता है और आउटर क्रस्ट होता है। तो कोर बिल्कुल अंदर की तरफ होता है, उसके बाद मीडियम जो होता है वो मेंटल होता है, और वो जो ऊपर ऊपर वाला सरफेस वाला एरिया है जो आप देखते हैं वो आउटर क्रस्ट होता है। ठीक है। अब ये तीनों चीज़ें मिला के जो है लिथोस्फीयर बनता है। और लिथोस्फीयर का जो इंटरेक्शन होता है वो बाहर एटमॉस्फेयर से भी होता है और हाइड्रोस्फीयर से भी होता है। और ये तीनों चीज़ें मिला के फिर वो इन्वायरमेंट की तरफ आ जाती हैं। ठीक है। तो आपने सिर्फ इसमें थोड़ा सा आइडिया लेना है कि लिथोस्फीयर का मतलब है कि जो हार्ड चीज़ें हैं, वो हार्ड कंपोनेंट्स हैं, वो उसके फिर तीन पार्ट हैं, कोर, मेंटल एंड आउटर क्रस्ट। उसके बाद हमारा जो मेन फोकस है वो एटमॉस्फेयर है। ठीक है। अब ये सारी हमारी जो अर्थ का जो सरफेस था उसमें आपको थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया देना था कि हाइड्रोस्फीयर क्या है, बायोस्फीयर क्या है, लिथोस्फीयर क्या है। हमारा जो मेन कंपोनेंट है वो एटमॉस्फेयर है, और ज़्यादातर जो सवालात पूछे जाते हैं वो एटमॉस्फेयर के बारे में ही पूछे जाते हैं। The Earth's surface, a complex fluid system of gases and suspended particles, did not have its origin in the beginning of the planet. अब जब ये ज़मीन वजूद में आई थी तो उस वक्त एटमॉस्फेयर का एग्जैक्ट कोई सिस्टम नहीं था, वो चीज़ें बनी हुई नहीं थी कि हम कहें कि उस वक्त ये ओरिजिन तो ज़रूर हुआ था, लेकिन उसकी कंस्टिट्यूशन, उसकी जो मेकिंग है, उसका जो फॉर्म है वो उस वक्त परमानेंट हो चुका था, ऐसा नहीं था। ये कम्प्लेक्स सिस्टम है जो अभी तक उसकी उसमें चेंजिंग आ रही है। उस वक्त बन गया था लेकिन उसकी कंपोजिशन मुसलसल चेंज होती जा रही है। ठीक है। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि एटमॉस्फेयर के अंदर मेजर चीज़ है क्या, तो हम बताएंगे कि उसके अंदर गैसेस हैं। ठीक है। और वाटर वेपर्स हैं। वाटर वेपर्स और गैसेस, ये दो चीज़ें उसकी कंपोजिशन करती हैं। ठीक है। अब सस्पेंडेड पार्टिकल्स और डिफरेंट चीज़ें तो हैं, लेकिन मेजर जो कंपोनेंट उसका है वो गैसेस हैं और उसके बाद वाटर है। अब गैसेस कौन कौन सी हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये सवाल आता है। नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा है। नाइट्रोजन इस हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा है। और उसके बाद ऑक्सीजन है। उसके बाद अपना हाइड्रोजन है, आर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर वाटर वेपर्स हैं। ठीक है। और बेसिकली जो एटमॉस्फेयर की हम बात करते हैं तो ये एक सिस्टम है जिसको हम गैसियस इन्वेलप की तरह कह सकते हैं कि एक गैसों का बना हुआ एक तह है, एक लेयर है। ठीक है। वो अर्थ के जो चारों तरफ अराउंड है, और उसकी बाउंड्री जो है वो क्लियरली डिफाइन नहीं है। इसकी कोई बाउंड्री डिफाइन नहीं है। तो ये सिर्फ एक गैसेस का तह है, वो एक्सटेंड है काफ़ी ऊपर तक। अब उसके फिर जो लेयर्स हैं जब हम पढ़ेंगे तो उसमें आपको क्लियर आइडिया हो जाएगा कि लेयर कहाँ कहाँ तक हैं। अब ये जैसे मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया कि ये गैसेस हैं, कौन कौन सी गैसेस हैं और उनकी जो परसेंटेज कितनी कितनी गैसेस हैं। आप यहाँ पे देख लें कि ये भी स्लाइड बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये आप याद कर लीजिएगा। स्पेशली जो दो तीन शुरू वाले गैसेस हैं इनकी परसेंटेज आपको याद होनी चाहिए। कि अगर हम बात करते हैं कि एटमॉस्फेयर के अंदर सबसे ज़्यादा मोस्ट जो अबंडेंट गैस कौन सी है एटमॉस्फेयर में, तो वो होती है नाइट्रोजन। ठीक है। उसकी परसेंटेज 78.08। उसके बाद सेकंड अबंडेंट जो गैस विच इज़ फाउंड इन एटमॉस्फेयर इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की जो परसेंटेज है वो 20.95 है। उसके बाद फिर आर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नियॉन है, हीलियम है, और दूसरी गैसें जैसे मीथॉन है, क्रिप्टॉन है, हाइड्रोजन, जेनॉन। ये सारी चीज़ें फिर वो ट्रेस अमाउंट्स में आ जाती हैं, तो इनका ज़्यादा इतना नहीं पूछा जाता। कम अज़ कम ये जो फर्स्ट जो है मोस्ट अबंडेंट नाइट्रोजन, उसके बाद जो सेकंड पे मोस्ट अबंडेंट है वो ऑक्सीजन है। इनकी आपको इनका नाम और इनकी परसेंटेज आपको याद होनी चाहिए। ये सवाल एमसीक्यूज में आते हैं, टेस्ट में पूछे जाते हैं।
ठीक है बेटा। उसके बाद हमारे पास जो इन्वायरमेंट है बेसिकली वो हमारे पास जो एटमॉस्फेयर है वो डिफरेंट लेयर्स में डिवाइडेड है। ठीक है, ये थोड़ा सा ये स्लाइड भी आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये आपने याद रखना है। इसमें आप जब आप इनकी अल्टीट्यूड की हाइट की जो रेंज देखेंगे ना वो थोड़ी सी डिफरेंट मिलेगी आपको। लाइक किसी में 0 से 18 मिल सकती है और फिर 18 से 36 इस तरह मिल सकती है, लेकिन ये एवरेज है। ठीक है, कि जो एटमॉस्फेयर है हमारा वो बेसिकली 4 लेयर्स में डिवाइडेड है। और उसकी एटमॉस्फेयर ये हम समझते हैं जो अर्थ सरफेस है। अब हम इसको हम काउंट कहाँ से करेंगे? अर्थ सरफेस है जहाँ पे आप जमीन पे खड़े हैं, यहाँ से शुरू करते हैं ये ऊपर की तरफ, ये 4 लेयर्स में डिवाइडेड होता है। तो सबसे जो पहला लेयर है या जो जमीन से करीब करीब है वो होता है ट्रोपोस्फियर। ठीक है, उसका नाम होता है ट्रोपोस्फियर। उसकी जो एल्टीट्यूड रेंज है वो होती है 0 से 20 किलोमीटर तक। जमीन सरफेस जहाँ पे हम खड़े हैं वहां से अगर हम शुरू करके ऊपर की तरफ जाएं तो 0 से 20 किलोमीटर तक ये होता है ट्रोपोस्फियर। ठीक है, उसकी जो टेम्परेचर रेंज है वो भी दी गई है 15 से -56 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, उसके बाद इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट केमिकल स्पीशीज हैं ये अगर आप याद करना चाहें तो ठीक है, अदरवाइज इसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन आप जैसे जब हम एटमॉस्फेयर की बात करते हैं तो उसमें गैसेस वो तो क्लियर हो गई कि आप नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, वाटर वेपर्स हैं। उसके बाद फिर जो सेकंड लेयर आएगा वो होता ही ओजोन का है। तो ये आप दो चीज़ें याद रख सकते हैं, याद रखनी चाहिए, अच्छी बात है। ठीक है, तो सबसे पहले ट्रोपोस्फियर हो गया। उसके उसकी जो अल्टीट्यूड रेंज है वो 0 से लेके 20 किलोमीटर तक है। उसका टेम्परेचर रेंज दिया हुआ है। उसके बाद उसमें इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं वो भी मेंशन किए हुए हैं। उसके बाद हमारा जो सेकंड लेयर है वो है स्ट्रेटोस्फियर। ठीक है, उसकी जो अल्टीट्यूड रेंज है वो है 20 से लेके 50 किलोमीटर तक। मतलब पहले 0 से 20 तक गए, फिर उस 20 से आगे मतलब 21 से लेके 50 तक आप चले जाएंगे तो वो आपका वहाँ पे स्ट्रेटोस्फियर हो जाएगा। उसका जो टेम्परेचर है ऑब्वियसली जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर माइनस में होता जाएगा। ठीक है, तो -56 से लेके -2 तक। उसके बाद वहाँ पे इंपॉर्टेंट केमिकल स्पीशी कौन सा है? वहाँ पे है ओजोन। बिल्कुल बेटा, सही बात है आपकी। इसीलिए फिर वो टेम्परेचर जो है 92 से वो बढ़ के टेम्परेचर 1200 तक चला जाता है ना। ठीक है, तो 1200 ऑब्वियसली हॉट टेम्परेचर है। उसके बाद हमारे पास जो तीसरा लेयर है वो मेसोस्फीयर है। उसकी जो अल्टीट्यूड रेंज है वो 50 से लेके 85 किलोमीटर तक है। उसकी टेम्परेचर रेंज दी हुई है। उसके उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं वो ऑक्सीजन और नाइट्रिक ऑक्साइड हैं, ये दी हुई है। ठीक है, उसके बाद थर्मोस्फीयर है जो फोर्थ लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर है। उसकी रेंज 85 से वो एक्सटेंड होती है वो 500 किलोमीटर तक। ठीक है, उसके बाद ऑब्वियसली ये मोस्ट हार्ड जो होता है वो लेयर होता है क्योंकि इसमें गैसेस एब्जॉर्ब होती हैं। आगे वो फिर आपको मैं बताऊंगा कि क्या क्या है। सब चारों जो हमारे लेयर्स हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इनके बारे में सवालात आते हैं, इसीलिए इनको फिर हम एक एक करके डिस्कस करेंगे क्योंकि हमारा मेन कंपोनेंट तो ऑब्वियसली यही है। तो सबसे पहले हमारा जो लेयर है वो ट्रोपोस्फियर है। ठीक है, ट्रोपोस्फियर को हम जब उनकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे तो ऑब्वियसली जैसे मैंने आपको बताया कि ये सबसे पहला लेयर है। ठीक है, वो अर्थ का सबसे अर्थ के बिल्कुल सरफेस के साथ साथ शुरू होता है और ऊपर तक एक्सटेंड होता है। तो एटमॉस्फेयर का पहला लेयर ट्रोपोस्फियर हो गया। ट्रोपोस्फियर बेसिकली वो रीजन है जहाँ पे हमारी वेदर जो भी जितनी चेंजेस होती हैं वो सारी अकर होती हैं। ठीक, उसके बाद इसका जो टेम्परेचर होता है जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जैसे जैसे हम ऊपर चलते जाएंगे, अल्टीट्यूड में जाएंगे तो इसकी जो टेम्परेचर है वो कम होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। ठीक, और उसके बाद अगर हम बात करें जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसकी कंपोजिशन ओवरऑल जो देखा जाए तो उसका 75% जो पोर्शन है वो ट्रोपोस्फियर है। ठीक है, मास के हिसाब से। तो 75% अर्थ एटमॉस्फेयर किस चीज़ से बनता है? ट्रोपोस्फियर से। तो ठीक है, ट्रोपोस्फियर में सारी फिर गैसेस आ जाती हैं। आपने ऑलरेडी देखा, आपको पता है कि 78% जो है वो तो इसमें नाइट्रोजन है। उसके बाद फिर अबाउट 20-21% जो है वो ऑक्सीजन है। तो ये सारी गैसेस हैं ही इसी जो लेयर में। तो ये दो तीन आप उसको याद रखना है कि फर्स्ट लेयर यही है। उसके बाद इसमें जो वेदर कंडीशंस जितनी भी अकर होती हैं वो सारी ट्रोपोस्फियर में होती हैं। और उसके बाद जैसे जैसे हम अल्टीट्यूड पे जाते हैं तो इसका टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होता जाता है। जैसे हाइट इंक्रीज होगी तो टेम्परेचर डिक्रीज होता जाएगा। ऊपर टेम्परेचर ठंडा होता है, नीचे हम जैसे अर्थ के क्रस्ट तक जाएंगे तो टेम्परेचर जो है वो बढ़ता जाता है। ठीक है, और 75% अर्थ का जितना भी एटमॉस्फेयर है वो बनाता है ट्रोपोस्फियर।
इसी तरह हमारे पास जो सेकंड लेयर है वो स्ट्रेटोस्फियर है, ठीक है। और जो इसमें टेम्परेचर की इन्वर्जन होती है। किस तरह होता है कि लोअर लेयर ऑफ स्ट्रेटोस्फियर आर कोल्डर। जैसे हम अपना जो ट्रोपोस्फियर है क्रॉस करके स्ट्रेटोस्फियर की तरफ जाते हैं, तो उसका जो लोअर लेयर होता है वो कोल्डर होता है, ठीक है, वो ठंडा होता है। उसके बाद जैसे जैसे हम थोड़ा सा ऊपर जाते हैं तो वो हॉट हो जाता है, ठीक है, वो गर्म हो जाता है। और ये जो लेयर है बड़ा काम और स्टेबल लेयर होता है। इसी वजह से इसमें ज़्यादा गैसेस की इतनी ज़्यादा मूवमेंट नहीं होती। इस वजह से फिर क्या होता है कि ये सुइटेबल होता है फॉर फ्लाइंग एयरक्राफ्ट। ठीक है, ये सवाल पिछले साल स्क्रीनिंग टेस्ट में भी पूछा गया था। तो ये आपको याद रखना है कि अगर कोई सवाल पूछा जाता है कि हमारे जो एयरक्राफ्ट्स हैं वो किस लेयर में फ्लाई करते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि स्ट्रेटोस्फियर में होता है, ठीक है। और ओजोन फॉर्मेशन जो होती है वो कहाँ पे होती है, वो भी स्ट्रेटोस्फियर में होती है। तो ये हर जो आप लेयर पढ़ेंगे उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक तो उसकी वो कौन से नंबर पे लेयर आता है, उसका एल्टीट्यूड याद रखना है, उसकी कंपोजिशन, और उसके बाद वहाँ पे कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, कौन कौन सी वहाँ पे जो समझें कि काम की चीज़ें हो सकती हैं वो याद रखा जाता है, किस वजह से यूज़ होता है। इसके बाद हमारे पास जो अगला लेयर है वो है मीजोस्फीयर, ठीक है। इट इज़ डायरेक्टली अबव द स्ट्रेटोस्फियर एंड बिलो द थर्मोस्फियर। ये आप बिल्कुल जो हमारा स्ट्रेटोस्फियर था उसके बिल्कुल ऊपर मीजोस्फियर, और इससे आगे फिर अगर हम बात करते हैं वो थर्मोस्फियर होगा, ठीक है। यहाँ पे जो है वो टेम्परेचर डिक्रीज होता है, ठीक है, ऑब्वियसली। जैसे जैसे हाइट होती जाएगी टेम्परेचर डिक्रीज। अब ये जो पिछला लेयर था उसकी एक स्पेसिफिक, ठीक है, टेम्परेचर इन्वर्जन है वहाँ पे। यहाँ पे नॉर्मल जैसे ही हाइट के साथ टेम्परेचर डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या होती हैं, इसकी खसूसियात क्या हैं, अगर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, तो जो स्ट्रांग जोनल विंड्स होती हैं ईस्ट और वेस्ट की तरफ, ईस्ट से वेस्ट की तरफ, और एटमॉस्फेयर की जो टाइड्स होती हैं, प्लेनेटरी वेव्स होती हैं, ग्रेविटी वेव्स, ये सारी जो है ना इस मीजोस्फीयर में होती हैं। अब ये सारी चीज़ों की डिटेल और इतना ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप याद रखें तो अच्छी बात है, अदरवाइज मीज़ो जो स्फीयर है वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको शुरू वाले 2 लेयर्स और आखिरी लेयर, ये अगर 3 आप क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा अगर आप एट ए टाइम सारी चीज़ें याद करना शुरू करेंगे तो हो सकता है आपको मिक्सअप हो जाए। तो इसीलिए बेहतर है कि आप शुरू वाले 2 लेयर और आखिरी लेयर, 3 लेयर अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो आपका इससे रिलेटेड अगर कोई एमसीक्यूज आता है तो वो आपका क्लियर हो जाएगा, आपको इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर आप इनको चारों को अपना एक टेबल बना के, जैसे मैंने शुरू में एक टेबल दिया हुआ है, इस तरह करके फैक्टर्स उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स अलग करके, उनकी जो कंपोजिशन है वो अलग करके, और उनका जो अल्टीट्यूड है वो रख के अलग 4 चीज़ें पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं, तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और फिर कभी नहीं भूलेंगे आप। जो लास्ट लेयर है वो थर्मोस्फियर है, ठीक है। और ये बेसिकली जो समझें कि वेरी रेयर एयर, ठीक है, लेयर ऑफ वेरी रेयर एयर। मतलब थर्मोस्फीयर में जो गैसेस हैं, गैसेस की कंपोजिशन वो बहुत कम है, वो बहुत कम तादाद में गैसेस वहाँ पे पाई जाती हैं। और वहाँ पे जो ज़्यादातर चीज़ें पाई जाती हैं वो क्या होती हैं, वो हाई एनर्जी एक्सरेज एंड यूवी रेडिएशन जो सन से, क्योंकि ज़ाहिर है ये जितना ऊपर हम चले जाते हैं 500 किलोमीटर तक, तो वो सन के करीब हो जाता है, ठीक है। मतलब ऑब्वियसली इतना ज़्यादा करीब तो नहीं होता, लेकिन जिस जिस तरह हम लोअर लेयर्स पढ़ रहे थे वो ज़मीन के करीब थे, कि ज़मीन से 10 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, 20 किलोमीटर। अब ये 500 किलोमीटर ऊपर है, तो अब जीरो उस 1 या 2 या 10 किलोमीटर के हिसाब से तो ऑब्वियसली ये करीब है सन के। उस हिसाब से फिर वहाँ से जो एक्सरेज और यूवी रेडिएशन सन से आ रही हैं डायरेक्टली दिन के टाइम पे, ठीक है, तो वो एब्जॉर्ब करता है थर्मोस्फियर, ठीक है। उसके बाद ऑब्वियसली फिर थर्मोस्फियर का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है, ठीक है, 100 डिग्री से लेके वो 1000 डिग्रीज तक बढ़ जाता है, ठीक है। और यही यही वजह है कि जब वो थर्मोस्फियर ये गैसेस एब्जॉर्ब कर लेता है, तो फिर हमारे जो नीचे जो लेयर्स हैं और अर्थ का सरफेस है वहाँ तक इनकी जो इंटेंसिटी है वो पहुँचते पहुँचते कम हो जाती है। इसी वजह से फिर यहाँ पे जो लिविंग पॉसिबल है कि यहाँ पे इंसान और प्लांट्स और एनिमल्स रह सकते हैं। अदरवाइज अगर हाई एनर्जी एक्सरेज और यूवी रेडिएशन वहाँ से ज़मीन तक डायरेक्ट पहुँच जाएँ, तो फिर यहाँ पे जो रहना मुश्किल हो जाएगा। और ऑब्वियसली एयर इन दिस लेयर इज सो थिन दैट इट विल फील फ्रीजिंग कोल्ड, ऑब्वियसली ठंडा होगा वहाँ पे, ठीक है। तो ये इन्वायरमेंट के 4 कंपोनेंट्स हैं, इनको आप थोड़ा सा ब्रीफली समझ लीजिएगा। उसके बाद फिर हम थोड़ा सा पार्ट 2 पे मूव करते हैं, पॉल्यूशन, ठीक है। अब इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, पॉल्यूशन बेसिकली है क्या?
उसको हम थोड़ा सा आपको डिस्कस कर लेते हैं कि जब भी हमारा जो नॉर्मल इन्वायरमेंट है जिसमें गैसेस होनी चाहिए, जिसमें वाटर होना चाहिए और जिसमें ये सॉलिड चीज़ें ऑलरेडी मौजूद हैं वो हैं, अगर कोई ऐसी हार्मफुल अनवांटेड चीज़ें, जो चीज़ें जो चीज़ें कुदरत ने हमारे लिए नहीं रखी हैं, वो चीज़ें इसमें इंटर हो जाएं, ठीक है, या फिर कोई ऐसी चीज़ जो हमें इन सारी चीज़ों को और जो लिविंग यहाँ पे जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको नुकसान पहुंचाने वाली अगर चीज़ें शामिल हो जाएं, आ जाएं, तो फिर उसको हम कहते हैं कि हमारा जो इन्वायरमेंट है वो पॉल्यूट हो गया है, ख़राब हो गया है। सो हार्मफुल मटीरियल्स आर अनवांटेड मटीरियल्स इंटरिंग इन टू द इन्वायरमेंट, ठीक है, विच काज डिस्टर्बेंस टू द इन्वायरमेंट, तो उसको हम कहते हैं कि पॉल्यूशन है। अब पॉल्यूशन जो है वो डिफरेंट कैटेगरीज की होती है, वो आगे फिर हम डिस्कस करते हैं कि जो पॉल्यूशन है टाइप्स उसकी डिफरेंट हैं, वो भी डिस्कस करेंगे, कैटेगरीज है वो भी हम अगर हम पॉल्यूशन को डिफरेंट तरीकों में अगर डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे तो ये आपके लिए समझना और उसको याद रखना बड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, पॉल्यूशन एक तो पॉइंट सोर्स, मतलब आपको पता हो कि ये चीज़ यहाँ से आ रही है, एक कोई प्रोसेस हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल आपके करीब करीब एक पावर हाउस लगा हुआ है, तो वहाँ से जो एट द एंड चिमनी से जो गैसेस हैं वो रिमूव हो रही हैं। आपको अगर कोई वहाँ पे इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन फील हो रही है कि आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो आपको क्लियर हो जाएगा माइंड में और या आइडिया हो जाएगा कि ये जो पॉल्यूशन है वहाँ पे इन्वायरमेंट की वजह से, इस पावर हाउस की वजह से है, वहाँ से गैसेस निकल रही है। फिर इसी तरह नॉन पॉइंट पोल्यूशन होती है, कम्स फ्रॉम मेनी डिफरेंट सोर्सेज, आपको पता नहीं चल रहा, कुछ ऐसी पोल्यूशन के सोर्सेज होती हैं, हार्मफुल सब्सटेंसेस आ रहे हैं, मटेरियल आ रहे हैं, एयर भी पोल्यूट हो रही है, वाटर भी पोल्यूट हो रहा है, लेकिन पता नहीं चलता कि ये चीज़ें कहाँ से आ रही है या फिर एक से ज़्यादा सोर्सेज से आ रही है। तो पॉइंट सोर्स पोल्यूशन, नॉन पॉइंट सोर्स पोल्यूशन, ये थोड़ा सा समझने के लिए है। उसके बाद पोल्यूशन जो है वो डिफरेंट कैटेगरीज की होती है, कुछ इंडस्ट्रियल पोल्यूशन होती है, ठीक है, जो इंडस्ट्री से वेस्ट निकलते हैं, कुछ रेजिडेंशियल पोल्यूशन होती है, इंसानों के रहने की वजह से वहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी वेस्ट जनरेट होती हैं वो पॉल्यूट करती हैं इन्वायरमेंट को। उसके बाद कमर्शियल एक्टिविटीज से और इन्वायरमेंटल कुछ प्रोसेस होते हैं जिनसे ये पॉल्यूशन होती है, वो आगे फिर हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो पॉल्यूशन के सोर्सेज डिफरेंट हैं, कुछ ऑर्गेनिक सोर्सेज हैं और कुछ मतलब इंसान जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ह्यूमंस हैं और एनिमल्स हैं, उनकी फिर जब वो डिकम्पोजिशन होती है तो वहाँ से फिर जो बाय प्रोडक्ट्स बनती हैं वो ऑर्गेनिक पोल्यूशन कहा जाता है उनको, क्योंकि फिर वो खुद खुद भी डिकम्पोज हो जाती हैं, वो इतना वो प्रेसिस्टेंट पॉल्यूशन नहीं है, ठीक है, वो नॉन प्रेसिस्टेंट है, वो फिर आगे चल के खत्म हो जाती है, दूसरी और चीज़ों में कन्वर्ट हो जाती है। कुछ इनऑर्गेनिक पोल्यूशन होती है, वो प्रेसिस्टेंट होती है, वो हमेशा रहती है, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें डिजॉल्व या सस्पेंडेड सॉलिड्स होती हैं या सॉल्ट्स होते हैं, मिनरल्स होती हैं, वो अगर पानी में एयर में इंटर हो जाएं तो वो फिर रिमेन करती हैं, वहाँ पे रहती हैं, वो वहाँ से फिर निकलती नहीं है। ठीक है, उसके बाद फिर हमारे पास जो टॉक्सिक पॉल्यूशन है, ठीक है, अब टॉक्सिक पॉल्यूशन का मतलब है कि उसमें ऐसी टॉक्सिक केमिकल्स, ऐसी चीज़ें, ऐसे केमिकल्स, ऐसे सॉल्वेंट्स आ जाएं जो फिर हमारे इन्वायरमेंट को, मतलब चाहे वाटर हो, चाहे हमारी सॉइल हो, चाहे एयर हो, उनको फिर वो पॉल्यूट करें, ख़राब कर दें। उसमें हैवी मेटल्स होते हैं या डिफरेंट सॉल्वेंट्स होते हैं, वो फिर इंडस्ट्री से निकल के भी आ सकते हैं, ठीक है, हमारे किसी कमर्शियल प्रोसेस की वजह से भी आ सकते हैं, वो फिर आगे हम एक एक चीज़ डिस्कस करेंगे कि हमारी जो पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है, वो किस वजह से हो रही है और हमारी जो सॉइल पोल्यूशन है वो किस तरह से हो रही है, किस वजह से हो रही है। और थर्मल पोल्यूशन, ऑब्वियसली जो वेस्ट हीट है इंडस्ट्रियल या पावर जनरेशन के प्रोसेस से जो वेस्ट हीट निकलती है, वो फिर जो उसको हम कहते हैं वो कैटेगरी आती है थर्मल पोल्यूशन। ठीक है, एनवायरमेंट पोल्यूशन में नॉर्मली एयर, वाटर, सॉइल, नॉइज, थर्मल पोल्यूशन, ये 5 चीज़ें आ जाती हैं, इससे ज़्यादा भी फिर वो कहा जा सकता है मेरीन पोल्यूशन भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, सी जो है वो वाटर उसकी पोल्यूशन होती है। तो लेकिन इसमें जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो शुरू वाली 3 है, एयर पोल्यूशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, वाटर पोल्यूशन बड़ी इंपॉर्टेंट है और सॉइल पोल्यूशन इंपॉर्टेंट है। और अगर इन तीनों में से फिर देखा जाए तो सॉइल और वाटर एंड एयर की पोल्यूशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो डायरेक्टली अफेक्ट करती है ह्यूमन हेल्थ को। अब हम थोड़ा सा ब्रीफली इनको डिस्कस करते हैं। एयर पोल्यूशन, ठीक है, एयर पोल्यूशन बेसिकली अगर हम कहें कि एयर पोल्यूशन है क्या, तो कह सकते हैं कि ऐसी कंडीशन है कि जिसमें हार्मफुल सब्सटेंसेस, वो चाहे केमिकल्स हों, कोई पार्टिकुलेट मैटर्स हों, कोई बायोलॉजिकल गैसेस हों, डस्ट हो, फ्यूम्स हों, या किसी और चीज़ की स्मेल हो, ठीक है, जो इंसान को उसकी रहने में, लिविंग में डिस्कम्फर्ट फील करे, ठीक है, वो अनईजी फील करे, उसको सांस लेने में मुश्किल हो, उसके लिए अनडिज़ायरेबल हो, तो उसको हम कहते हैं कि ये एयर पोल्यूशन हो गई कि कि एटमॉस्फेरिक कंडीशन या एयर के अंदर ऐसी चीज़ शामिल हो गई हो, चाहे वो गैस हो, चाहे वो डस्ट हो, ठीक है, चाहे वो कोई केमिकल हो, कोई कोई जो फ्यूम हो,
कोई ऑर्डर हो, कोई स्मेल हो, ऐसी किसी भी प्रोसेस की वजह से वो अगर एयर में शामिल हो जाए और इंसान फिर वो अनईजी फील करे, सांस लेने में तकलीफ महसूस करे, तो इसको हम कहते हैं कि ये एयर पोल्यूशन है। ठीक है, अब वो एयर पोल्यूशन के लिए कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं, ये यहाँ पे कुछ मैंने मेंशन की हुई है कि NO जो लिखा हुआ है इसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं, और इस तरह सल्फर के ऑक्साइड्स हैं, इसी तरह कार्बन मोनोऑक्साइड है, इस तरह वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, अब नाइट्रोजन ऑक्साइड या सल्फर ऑक्साइड्स ये बेसिकली हमारे एटमॉस्फेयर में सल्फर और जो नाइट्रोजन है वो जब भी कोई कोयले की बर्निंग होती है तो वहाँ से नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड गैसेस निकलती हैं। ठीक है, या कार्बन मोनोऑक्साइड या कंप्लीट बर्निंग होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, और इनकम्प्लीट बर्निंग हो तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो धुआं निकलता है। तो ये सारी चीज़ें मिला के गैसेस के फॉर्म में होती हैं, लेकिन ये इन्वायरमेंट को जो है पोल्यूट कर रही होती हैं। 1 मिनट में अजान आ रही है तो इस वजह से होल्ड करते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ इन्वायरमेंट में डिफरेंट गैसेस की बर्निंग होती है। ठीक है, और यहाँ डिफरेंट फ्यूल्स की बर्निंग होती है, पेट्रोल की और कोयले की। जब उनकी बर्निंग होती है तो वहाँ पे सल्फर ऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, इस तरह की जो गैसेस हैं, वेपर्स हैं, वो निकलते हैं। उसके बाद फिर वो एयर में जो है वो मिक्स हो जाते हैं, एयर के साथ मिला के फिर वो जैसे नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है या सल्फर मोनोऑक्साइड है तो फिर एयर के साथ इंटरेक्शन में आके वो सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, इस तरह फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इस तरह की गैसेस बन जाती हैं जो फिर आगे वो खतरनाक हो जाती हैं। वो स्मोक और जो फ्यूम्स की शक्ल में आ जाती हैं, वो फिर एयर पोल्यूशन को काज करती हैं और उससे फिर वो डिफरेंट प्रॉब्लम्स होते हैं। अब एयर पोल्यूशन किस तरह होती है, उसके सोर्सेज क्या हैं? कुछ तो नेचुरल सोर्सेज हैं, मतलब एक नेचुरल प्रोसेस हो रहे हैं, उसमें इंसान का कोई अमल दखल नहीं है, उससे होता है। दूसरा होता है एंथ्रोपोजेनिक, जो इंसान खुद काज करता है, मतलब इंसान ने अपनी बेहतरी के लिए, अपने फायदे के लिए कोई एक्टिविटी की और उससे फिर पोल्यूशन हो रही है, इन्वायरमेंट हमारा एयर खराब हो रही है, तो उसको हम कहते हैं एंथ्रोपोजेनिक सोर्स। अब नेचुरल में अगर कोई जैसे वाल्केनोस हैं, वो इरप्शन हो जाती है उनकी। ठीक है, और इस तरह जो हमारे फॉरेस्ट हैं, जंगलात हैं, उनमें कभी कभी आग लग जाती है। इसी तरह फिर जो कुछ बायोलॉजिकल चीज़ें हैं, इन्वायरमेंट जो हमारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो जब डिके हो जाते हैं, वो जब खत्म हो जाते हैं, मर जाते हैं, उसके बाद फिर उनकी डिके का प्रोसेस शुरू होता है। इस तरह यहाँ पोलन ग्रेन जो डिफरेंट हमारे जो दरख्त हैं, कुछ चीज़ ऐसे हैं वहाँ से जो पोलन के जो ग्रेन्स हैं वो गिरते हैं, उसके बाद फिर उस वजह से भी एलर्जी और इस तरह की चीज़ें होती हैं। अब ये मतलब कुछ ऐसे प्रोसेस हैं जिनकी वजह से नेचुरल जो है कोई वहाँ से फ्यूम्स निकलते हैं, कोई गैसेस निकलती हैं जो फिर हमारी एयर एयर को खराब करती हैं। एंथ्रोपोजेनिक बेटा मतलब कि इंसान के अपने पैदा करदा। ठीक है, एंथ्रोपोजेनिक मतलब ह्यूमन मेड। ठीक है, ह्यूमन क्रिएटेड या ह्यूमन मेड जो चीज़ें हैं, जो इंसान ने कोई ऐसा चीज़ की, फॉर एग्जाम्पल इंसान ने थर्मल पावर प्लांट लगाया अपनी बेहतरी के लिए कि मुझे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। ठीक है, इंसान ने इलेक्ट्रिसिटी जो व्हीकल बनाई, गाड़ी बनाई अपने लिए कि मैं सफ़र यहाँ से दूसरे तक आसानी से तय कर सकूँ। इंडस्ट्री लगाई कि इसमें मैं एक चीज़ बनाऊंगा, कोई केमिकल बनाऊंगा जो आगे फिर मुझे, या दवाई बनाऊंगा। तो ये सारी चीज़ें फिर जब करते हैं तो थर्मल पावर प्लांट जब वो चलता है तो ऑब्वियसली एट द एंड उसमें से इमिशन होती है, गैसेस निकलते हैं और उनकी जो हीट है वो भी खारिज होती है। इस तरह जब वो इमिशन होती है गाड़ियों की, तो वहाँ से फिर ये नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और इस तरह सल्फर ऑक्साइड और इसी तरह कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी चीज़ें निकलती हैं, तो ये फिर एयर को जाके खराब करती हैं। तो ये सारी चीज़ें ह्यूमन मेड है। ठीक है, कुछ तो नेचुरल प्रोसेस हैं जो एक अल्लाह ताला ने
चीज़ प्रोसेस बनाए हुए हैं वो हो रहे हैं, उसमें से पोल्यूशन हो रही है। अदरवाइज कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो एंथ्रोपोजेनिक है, मतलब इंसान ने खुद प्रोसेस बनाए और उनमें से पोल्यूशन हो रही है। ठीक है, अब जब हम एयर पॉल्यूटेंट्स की बात करते हैं कि चलो ये भी हो गया कि कुछ ह्यूमन मेड हैं, कुछ नेचुरल हैं, तो उनमें फिर वो दो कैटेगरीज आ जाती हैं कि अगर हम डिवाइड करें कि ये जो पोल्यूशन हो रही है, तो उसका जो सोर्स है वो उसकी जो ओरिजिन है, शुरुआत है, वो जो जहाँ से निकल रहा है, तो वो कौन सी है? एक प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स है, दूसरा सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स है। अब प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स का मतलब है कि किसी भी चीज़ से, किसी भी जगह से वो डायरेक्टली आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने कोई बर्निंग की है, कोई फ्यूल है वो जलाया है, कोयला जलाया है, हमने कोई पेट्रोल जलाया है, ठीक है, फ्यूल कंजप्शन हो गई, उसमें से डायरेक्टली जो गैसेस निकल रही है, फॉर एग्जाम्पल कार्बन मोनोऑक्साइड निकल रही है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकल रही है, सल्फर डाइऑक्साइड निकल रही है, तो ये प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स, ठीक है। लेकिन फिर ये जब किसी और चीज़ के साथ मिलके और फिर एक और चीज़ बन जाए तो वो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है। फॉर एग्जाम्पल, अब ये दो नाइट्रोजन ऑक्साइड या नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये चीज़ें इन्वायरमेंट में गई और फिर वहाँ से बारिश हो रही है, ठीक है। अब ये SO2 NO2 और SO2 जो है मिलके एयर में चली गई, वहाँ से फिर आपको ऑक्सीजन उनके साथ ऐड हो गई, तो ये नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड बन गया, सल्फर ट्राइऑक्साइड बन गया। फिर ऊपर से बारिश हो गई, तो बारिश मतलब पानी, वाटर वेपर। अब वाटर का उनके साथ जब इंटरेक्शन हो जाए तो ये NO3 SO3 से ये कन्वर्ट हो जाते हैं फिर HNO3 में, H2SO4 में, मतलब कि आगे चल के ये फिर एसिडिक फॉर्म में आ जाते हैं। फिर वो जब हम एसिडिक वाटर की बात करते हैं तो अपने ऑलरेडी ये एसिडिक रेन की टॉपिक पढ़ी हुई होगी साइंस में, यहाँ ये कॉन्सेप्ट आपने सुना होगा, कि भी ये 6ठी 7वीं 8वीं की क्लासेस में भी साइंस पढ़ाई जाती है, तो उसमें एसिडिक रेन की बात होती है कि ऐसा रेन, ऐसी बारिश जो एसिडिक हो, तेजाबियत हो, बारिश में तेजाबियत, वो कैसे आती है। तो उसका भी यही प्रोसेस है कि जब यहाँ पे हम फ्यूल की कन्वर्शन करते हैं, बेशक वो फिर गाड़ी का फ्यूल हो या फिर कोई पावर हाउस चलाने के लिए, कोई इंडस्ट्री चलाने के लिए हमने कोयला जलाया है या फिर हमने पेट्रोल जलाया है या गैसेस जलाई हैं, तो उसमें से मिशन हो रही है नाइट्रोजन ऑक्साइड की और सल्फर ऑक्साइड की। फिर वो एयर में जाके नाइट्रोजन ऑक्साइड से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट होते हैं। फिर ऊपर से जब बारिश होती है तो H2O पानी के वाटर मालिक्यूल्स आते हैं, वो इनके साथ इंटरेक्शन करके फिर ये NO3 जो है वो कन्वर्ट हो जाता है HNO3 में। इसी तरह SO3 जो होता है वो फिर H2SO4 में कन्वर्ट हो जाता है, जो जिसकी वजह से ज़ाहिर ये तेज़ाब होते हैं, ये हैं तेज़ाब, एसिड्स हैं, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, ये तेज़ाब हैं। जब ये पानी में, रेन वाटर में मिल जाते हैं तो वो पानी तेजाबियत वाला हो जाता है। इस वजह से उसको हम कहते हैं कि एसिडिक वाटर या एसिडिक रेन, ठीक है। और ऑब्वियसली उसका जो टेम्परेचर भी होता है वो उसकी फिर जो पीएच होती है, उसके जो होता है वो थोड़ा सा उसमें तेजाबियत होती है, तो वो जब ज़मीन पे गिरता है तो यहाँ पे फिर ह्यूमन को, उनकी स्किन को भी प्रॉब्लम करती है और यहाँ पे जो प्लांट्स हैं उनके लिए भी नुकसान आता है। तो प्राइम ये आपको समझा रहा था कि प्राइमरी पोल्यूटेंट्स और सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स तो वो होते हैं जो किसी भी चीज़ से बर्निंग की, अब वहीं से डायरेक्ट वो चीज़ें प्रोड्यूस हो गई, लेकिन वो फिर चलते चलते जब एयर में जाएँ, उसमें फिर दूसरी चीज़ें मिल जाएँ और एक और चीज़ बन जाए, तो वो सेकेंडरी पोल्यूटेंट होता है। इसी तरह स्मोक, ठीक है, वो भी जो फोग और स्मोक दोनों चीज़ें मिला के स्मोक बनता है। इसी तरह ओजोन, ओजोन का फार्मूला जब हम देखते हैं वो O3 है, ठीक है। नॉर्मल ऑक्सीजन है, उसके बाद फिर एक और ऑक्सीजन के मालिक्यूल्स अगर उसमें ऐड हो जाते हैं तो फिर वो O3 बन जाता है ओजोन। फिर वो भी इंसान के लिए तो O2 ऑक्सीजन बेहतर है, लेकिन जब O3 इन्वायरमेंट में, उसी एयर में शामिल होगी तो इंसान को सांस लेने में दुश्वारी होगी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप देख लेंगे प्राइमरी पॉल्यूटेंट, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। अब ये प्राइमरी सेकेंडरी पॉल्यूटेंट हर चीज़ में होंगे, ये वाटर पॉल्यूशन में भी ऐसे ही होंगे, एयर पॉल्यूशन की जब हम बात करेंगे उसमें भी ऐसे ही होंगे, और उसके बाद जब हम इसमें कोई सॉइल पॉल्यूशन होगी उसमें भी यही इस तरह की categories हैं। ठीक है, तो ये अब कुछ डिफरेंट गैसेस हैं और उसमें उन गैसेस की फिर कैरेक्टरिस्टिक्स दी हुई हैं, वो सोर्स फिर कहाँ कहाँ से जनरेट होती हैं। ये आपकी स्टडी के लिए आप उनको थोड़ा सा देख लीजिएगा, एक एक चीज़ को हम फिर वो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, आप उनको पढ़ लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। एयर पोल्यूशन के इफेक्ट्स। अब जब एयर पोल्यूशन हो जाती है तो उसमें कौन कौन से इफेक्ट आते हैं, किस चीज़ पे इफेक्ट होते हैं? ह्यूमन हेल्थ पे इफेक्ट होता है, एनिमल्स पे इफेक्ट होता है, प्लांट्स पे इफेक्ट होते हैं, और यहाँ पे जितनी चीज़ें मटीरियल हैं, एनवायरनमेंट है, सब पे इफेक्ट होते हैं, ठीक है। अब हम थोड़ा सा ब्रीफ पढ़ लेते हैं कि आपको, जैसे अभी मैंने बताया कि सांस लेने में दुश्वारी भी हो सकती है, ठीक है। इंसान, ज़ाहिर है, डिफरेंट गैसेज जब एनवायरनमेंट में आ जाती हैं तो इंसान सांस नहीं ले सकता, मुश्किल हो जाता है। उसके बाद डिफरेंट एलर्जीज हो जाती हैं, और उसके बाद
अगर इन्वायरमेंट पे हम देखेंगे कौन से इफेक्ट होते हैं, मेजर इसके जो इम्पैक्ट होते हैं ह्यूमन पे होते हैं, दूसरा इन्वायरमेंट पे, और इन्वायरमेंट पे जो इफेक्ट होते हैं वो सारे सब पे होते हैं, जितने भी उसके अंदर लिविंग चीज़ें हैं सब पे। अब विजिबिलिटी मिनिमम हो जाती है। आपने सर्दियों में भी देखा होगा स्मोक की वजह से या फोग की वजह से क्या होता है कि विजिबिलिटी मिनिमम हो जाती है। इंसान वैसे नॉर्मली देखे तो 2-3 किलोमीटर तक, 4 किलोमीटर तक देख सकता है, लेकिन जब इन्वायरमेंट खराब हो या उसमें धुआं आ जाए तो आप इसलिए देखते हैं कि आपकी जो लेवल ऑफ विजिबिलिटी है वो डाउन हो जाती है। आप कुछ चंद मीटर्स तक ही देख सकते हैं, उससे आगे आप नहीं देख पाते। ठीक है, इस तरह फिर जब ये पॉल्यूटेंट्स जो हैं वो आ जाते हैं सनलाइट की मौजूदगी में, जब वो एयर में शामिल हो जाएं तो फिर फोटोकेमिकल स्मोक बनाते हैं, जिस वजह से भी विजिबिलिटी का प्रॉब्लम होता है। ठीक है, इसी तरह फिर जो ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं वो इमिशन ज़्यादा होने लगे, ज़्यादा गैसेस की इमिशन हो तो फिर उस वजह से क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग जो एक बड़ा कंसेप्ट है वो आगे फिर हम पढ़ेंगे, ग्लोबल वार्मिंग, और उससे रिलेटेड जो एक दो कंसेप्ट है वो आगे मैं आपसे डिस्कस करूंगा किसी और लेक्चर में, तो फिर आपको बताऊंगा ये किस तरह जो इमिशन गैसेस की इमिशन बढ़ती जाती है। फिर ग्लोबल वार्मिंग मतलब ये होता है बेसिकली ज़मीन का जो टेम्परेचर है उसकी एवरेज टेम्परेचर की रेजिंग होती है, टेम्परेचर राइज होता जा रहा है एनुअली। वो फिर किस तरह कैलकुलेट करते हैं, क्या करते हैं। इसी तरह फिर CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स काज ऑफ ओजोन डिप्लीशन। हमारे यहाँ नॉर्मली जो अभी थोड़ी सी चेंज आई है, लेकिन पहले जो ये फ्रिजेस और डीप फ्रीजर्स यूज़ करते हैं, ठीक है, जो फ्रिज यूज़ करते हैं ठंडा पानी करने के लिए या चीज़ें महफूज रखने के लिए, काफ़ी टाइम तक एक टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए फ्रीजर, तो उसमें जो गैस यूज़ होती है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है। और फिर ज़ाहिर है उसका जो वहाँ से इमिशन थोड़ी थोड़ी यूज़ होती है, कंजम्पशन होती है, इमिशन होने के बाद फिर वो ऊपर जब एयर के साथ मिलके ऊपर तक चली जाती है तो जो हमारा ओजोन लेयर है उसको डिप्लीट करते हैं, उसको फिर तोड़ने में उसका बड़ा जो रोल होता है, जिस वजह से जब ओजोन डिप्लीशन हो जाती है तो ऊपर से फिर जो यूवी रेडिएशन एक्स रेज होते हैं वो फिर डायरेक्टली ज़मीन तक अप्रोच करते हैं, जो फिर यहाँ पे जितनी भी लिविंग चीज़ें हैं उन सब पे ये नुकसानदायक। ठीक है, तो ये कुछ इम्पैक्ट्स हैं एयर पोल्यूशन के। फिर एयर पोल्यूशन को हम कंट्रोल कैसे करेंगे, ये आप जो है थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ, आइडिया हो पता हो। अब जाहिर है इस तरह बहुत सारे डिवाइसेस बनाते हैं इंडस्ट्रीज वाले ना। अब फॉर एग्जाम्पल हर इंडस्ट्री के सिस्टम होता है कि वहाँ पे जितनी भी गैसेस या सब प्रोसेस होने के बाद आखिर में जो चीज़ें इमिट करते हैं इन्वायरमेंट में, तो उनके लिए एक सिस्टम बनाया हुआ है कि आपने एक चिमनी या एक बड़े से ट्यूब बनाने होते हैं ऊपर तक, जहाँ पे आप ये उस एयर को, उन गैसेस को डायरेक्टली नॉर्मल रेंज में एयर में नहीं छोड़ते। आप 100 या 200 या 300 फीट तक ऊपर ले जाके उसको फिर वहाँ पे इन्वायरमेंट छोड़ते हैं, ताकि वो इमीडिएटली लोग जब जहाँ पे सांस ले रहे हैं वहाँ पे उनको अफेक्ट ना हो। तो इस तरह चिमनियाँ बनाई जाती हैं ताकि वो ऊपर जाके थोड़ा दूर ले जाके जो है वो गैसेस को इमिट करवाया जाए। फिर वहाँ पे डिवाइसेस होने चाहिए, वहाँ से जितनी इमिशन हो वहाँ से सैंपल लें, उसको कलेक्ट करें और देखें कि अगर उसमें जो गैसेस रिलीज हो रही हैं उनका बहुत ज़्यादा अमाउंट है, क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, तो उनको फिर हम ट्रीट करें। उनकी इस तरह ट्रीटमेंट करें कि उनको कंट्रोल करें, उसके बाद इन्वायरमेंट छोड़ें या थोड़ा थोड़ा करके छोड़ दिया जाए, ताकि फिर एकदम से कंसनट्रेटेड ये गैसेस या ये जो पॉल्यूटेड जो चीज़ें हैं वो एनवायरनमेंट में ना जाएं। इसी तरह फिर ऐसा हम कोल यूज़ करें, कोयला ऐसा यूज़ करें जिसमें सल्फर की क्वांटिटी कम हो। मतलब जब भी कोई ऐसा प्रोसेस हो, कोल जैसे पावर प्लांट्स लगते हैं या कोल बर्निंग के लिए यूज़ होता है, किसी भी इंडस्ट्री में हीट चाहिए, हीट के लिए फिर कुछ लोग कोल यूज़ करते हैं, कुछ गैस यूज़ करते हैं, कुछ जो है वो फर्नेस ऑयल यूज़ करते हैं, पेट्रोल यूज़ करते हैं। तो अगर कोयला यूज़ हो रहा है तो कोयले की पहले टेस्टिंग की जाए कि उसमें सल्फर कंटेंट कम हो। सल्फर कंटेंट कम होगा तो फिर बर्निंग के बाद सल्फर ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड कम इन्वायरमेंट में रिलीज होंगी, तो ऑब्वियसली फिर आगे चल के उसके नुकसान भी कम होंगे। तो इस तरह कुछ प्रोसेस दिए हुए हैं जो आप इनको थोड़ा सा देख लीजिएगा, पढ़ेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। ट्री ज़्यादा लगाए जाएं ताकि फिर वो ये डिफरेंट गैसेज हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो हम रिलीज कर रहे हैं वो फिर ट्री जो है उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो वो भी फिर इन्वायरमेंट की जो ग्लोबल वार्मिंग है कंडीशन उसको डाउन करता है। ठीक है, इस तरह जो लेस पॉल्यूटिंग फ्यूल्स हैं उन पे शिफ्ट किया जाए। फॉर एग्जाम्पल कोयले से ज़्यादा होती है अगर इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, या फर्नेस ऑयल से ज़्यादा होती है तो हम दूसरे सोर्सेज पे चले जाएं। इसी तरह वाटर पोल्यूशन है, ठीक है। वाटर पोल्यूशन बेसिकली क्या है, वाटर की कंटामिनेशन है, कंटामिनेशन ऑफ वाटर विद अनडिजायरेबल सब्सटेंस व्हिच मेक इट अनफिट फॉर यूजेज आर ड्रिंकिंग, ठीक है, टर्म्ड एज वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन में सिर्फ वही बात, जैसे एयर में अनडिजायर्ड कंपोनेंट आ जाते थे, ऐसे कंपोनेंट जो अनडिजायर्ड हैं हार्मफुल भी हैं, नुकसान भी पहुंचाते हैं। अब नुकसान क्या होगा, ऐसी कोई अगर चीज़, फॉर एग्जाम्पल पानी है उसमें पेट्रोल मिल गया, ठीक है, पानी है उसमें कोई ऐसी गैस मिल गई, पानी है उसमें ऐसी कोई चीज़ मिल गई, तो इंसान ज़ाहिर है उसको यूज़ नहीं कर पाएगा, पी नहीं सकता।
किसी और चीज़ के लिए, मतलब वो अगर म्यूनसिपल यूज़ के लिए यूज़ नहीं कर सकता, उनको क्लीनिंग के लिए यूज़ नहीं कर सकता, वॉशिंग के लिए यूज़ नहीं कर सकता, तो ऑब्वियसली वो फिर अनफिट हो गया। अनफिट हो गया मतलब उसमें हार्मफुल चीज़ें आ गई। तो कंटामिनेशन किसी भी चीज़ से हो सकती है। वाटर के अंदर कोई गैसेज आ सकती हैं, कोई सॉलिड कंपोनेंट्स आ सकते हैं, कोई दूसरे लिक्विड्स उसमें साथ मिल जाते हैं, दूसरे अगर सॉल्वेंट्स से मिल जाते हैं, मिक्सअप हो जाए, तो ऑब्वियसली फिर वो वाटर कंजम्पशन के लायक नहीं रहता, तो उसको हम कहते हैं कि ये वाटर पॉल्यूट हो। पॉल्यूशन सोर्सेज, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, पॉइंट सोर्सेज, एक ही जगह से सिंगल पॉइंट से पता चल रहा है कि ये चीज़ यहाँ से आ रही है। नॉन पॉइंट सोर्सेज मतलब आपको पता नहीं चलता कि इसमें जितनी भी चीज़ें आ रही हैं, अगर कोई कोई उसमें ऐसा कंपोनेंट आ रहा है जो नुकसान दे रहा है, पानी को ख़राब कर रहा है, और वो कहाँ से आ रहा है पता नहीं चलता। ठीक है, तो ये उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया है कि फॉर एग्जाम्पल पॉइंट सोर्स कहाँ से हैं, कि इंक्लूड डिस्चार्जेस फ्रॉम सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, इंजेक्शन वेल्स एंड सम इंडस्ट्रियल सोर्सेज। अब कोई इंडस्ट्री है, वो उन्होंने सारा प्रोसेस करने के बाद उनका पानी जो आखिर में बच गया, उन्होंने नीचे बाहर फेंक दिया, तो ऑब्वियसली वहां से फिर वो दूसरे वाटर के स्ट्रीम्स में, सिस्टम्स में वो जाके मिल जाता है, तो फिर वो ऑलरेडी पूरे वाटर स्ट्रीम हो, फिर वो रिवर हो, चाहे फिर वो अपना कोई वहाँ पे स्ट्रीम हो, उनको खराब कर देता है। इसी तरह 9 पॉइंट सोर्सेज, ये पता नहीं चलता कि फर्टिलाइजर की या हर्बिसाइड्स की या पेस्टिसाइड्स की या इंसेक्टिसाइड्स या दूसरे ऐसे केमिकल्स, टॉक्सिक केमिकल्स आ रहे हैं, मेटल्स आ रहे हैं, कहाँ से निकल के आ रहे हैं ये पता नहीं चलता। बहुत सारे रिसोर्सेज, बहुत सारी जो छोटी छोटी वो नाले आके इकट्ठे बड़ी किसी रिवर में गिरते हैं, तो हमें कंफर्म नहीं होता, पता नहीं चलता कि कहाँ कहाँ से चीज़ें आ रही हैं। या फॉर एग्जाम्पल बारिश हो गई तो पानी, वो कभी पहाड़ों से, कभी क्रॉप की फसलें उगी हुई हैं वहाँ से, सड़कों से पानी होता हुआ वो दरिया में, स्ट्रीम में आके गिरता है, तो हमें पता नहीं चलता कि ये चीज़ें कहाँ से आई। ठीक है, तो इस तरह पॉइंट और नॉन पॉइंट सोर्सेज और 9 पॉइंट सोर्सेज की एक थोड़ी सी ब्रीफ आइडिया है। पॉल्यूशन में कौन कौन सी चीज़ें हैं जिस वजह से वाटर पॉल्यूट हो जाता है। सीवेज है, ठीक है, नॉर्मली जो ह्यूमंस पानी को म्यूनसिपल यूज़ के लिए कंज्यूम करते हैं, उसके बाद फिर वही सीवरेज के जो इतने प्लांट्स होते हैं वो सारे इनका वेस्ट आखिर में पानी आके उसी रिवर्स में और उन्हीं कैनाल्स में आके गिरता है, इस वजह से जो पानी खराब हो जाता है। इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स हैं, डिफरेंट इंडस्ट्रीज हैं, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे वाटर टेस्टिंग करते हैं या बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, उसमें दो चार पांच चीज़ें मिला के एक नई चीज़ बना रहे होते हैं, उसके बाद जो बाय प्रोडक्ट और वेस्ट मटेरियल होता है वो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट वो छोड़ देते हैं, वो अपनी फैक्ट्री से बाहर निकाल के वो किसी पानी में, मेन लाइन में, स्ट्रीम लाइन में छोड़ देते हैं। वो भी आके इन्वायरमेंट को, पानी को खराब करता है, पानी जो है हमारा वो पॉल्यूट हो जाता है। ठीक है, इस तरह ऑयल वेस्ट, हीट और इस तरह इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट, ये सारी एक एक आपको ब्रीफ दिया हुआ है, थोड़ा सा आप इनको देख लीजिएगा। पानी को कंट्रोल कैसे करेंगे। पानी का ट्रीटमेंट ऑफ वाटर बिफोर लिविंग इन वाटर बॉडीज, पानी को पहले ट्रीट किया जाए, उनके अंदर जो जो भी जितनी वेस्ट और जो खराब चीज़ें हैं, हार्मफुल चीज़ें हैं, उनको ट्रीट किया जाए, उनको साफ करके फिर छोड़ा जाए। ठीक है, और जो पॉल्यूटेड वाटर चला जाए जहाँ पे भी छोड़ना है, तो उनको आप ट्रीट करें, उनमें कोई ऐसे केमिकल्स लगाए जाएं ताकि वो फिर वहाँ पे जो पानी है वो साफ हो जाए। और रिवर वाटर जो है उसकी कंप्लीट मॉनिटरिंग की जाए कि उसमें वेस्ट आ रहा है, उसके बावजूद अगर वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, उसकी क्वांटिटी जो है वो जो एक इंटरनेशनली स्टैंडर्ड के मुताबिक है तो ठीक है, अदरवाइज उसमें फिर डिफरेंट जैसे केमिकल्स हैं वो मिला के उनको साफ भी हम कर सकते हैं। इस तरह थर्मल पॉल्यूशन और उसके बाद अपनी जो नॉइस पॉल्यूशन, ये इतनी ज़्यादा खास नहीं है, इंपॉर्टेंट, इनके बारे में इतने सवालात नहीं आते, लेकिन फिर भी मैंने आपके लिए यहाँ पे इसमें थोड़ा सा डिटेल दे दिया है, आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो मेरा ख्याल है मैं यहाँ पे इसको जो है क्लोज करता हूँ। ये स्लाइड्स आपके लिए मौजूद हैं, आप इनको देखेंगे, स्टडी करेंगे, तो आपके लिए बेहतर होगा इंशाल्लाह ताला। तो मैं यहाँ पे इसको स्टॉप करता हूँ। और कल जो है आपके लिए मैं जो है एक जो पाकिस्तान मूवमेंट पहले पढ़ा था, उसके लिए टेस्ट आपका मैं कंडक्ट करूँगा। ठीक है, उसके बाद फिर हम आगे जो है इंशाल्लाह ताला ह्यूमन सिस्टम्स जो हैं, जो हमारे इंसान के अंदर 11 ह्यूमन सिस्टम है, उनको स्टडी करेंगे। सर, ओवर टू यू। सर थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग विद अस टुडे। और बस ऑफ करते हैं क्लास को, और आपका टाइम बिल्कुल पूरा हो गया है, तो बच्चे बस इस पे मेहनत करें। सर थैंक यू सो मच, ऑफ करते हैं आप इसको। अल्लाह हाफिज।